हेलो गाइस। वेलकम टू डे 5 ऑफ बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी सीरीज़। यार आज पांचवा दिन आ गया है, ठीक है। और हम धीरे धीरे सीरीज़ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे। कैसे चल रही है आपकी तैयारी? ठीक है, बताना कमेंट करके। काम करते रहो यार, ठीक है। और आज मतलब मुझे बताते हुए लाइक खुशी हो रही है कि ठीक है, मुझे धीरे धीरे पढ़ाने में भी कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है, तो आज अपन OSI मॉडल को बहुत ही डीप में पढ़ने वाले, इतना डीप में पढ़ने वाले लाइक कि किसी ने सोची ना होगी, ठीक है। सो या चीज़ें शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। फालतू बात तो अपने को करनी नहीं है। करेंगे करेंगे बीच में भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे अभी, लेकिन अभी थोड़ा बेसिक्स बनाते हैं अपना, ठीक है। सो या शुरू करते हैं। तो OSI मॉडल, ठीक है। इन OSI मॉडल व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न आज इस, ठीक है। आज अपन जो OSI मॉडल पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ने वाले? हाउ द डाटा इज़ गोइंग फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, ठीक है। हाउ इट इज़ गोइंग, हाउ डाटा इज़ प्रिपेयर्ड एंड ट्रांसमिटेड। वी आर गोइंग टू लर्न ऑल 7 लेयर इन वेरी डीप, ठीक है। बहुत डीपली पढ़ेंगे। बिलीव मी, अगर आपने ये सेशन आखिर तक देख लिया, प्रॉमिस करता हूँ कि आपको शायद OSI मॉडल इससे ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी के पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस फील्ड के लिए पढ़ने की आपको इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंस है सारे मैं इसमें कवर करूँगा, ठीक है। जितना भी जहाँ जहाँ से मैं डाटा ला पाऊँगा, ठीक है। मैंने ट्राई हेकमी की लैब से भी, जो प्रीमियम लैब होती है वहाँ से भी डेटा उठाया है, और जहाँ जहाँ से मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो आपको बेसिक से एडवांस तक ले जाने के लिए जहाँ जो जो चीज़ हो पाई मैंने अपना 100% दिया है। तो यस, शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहली जो 7वीं लेयर अपने आती है एप्लीकेशन लेयर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द एप्लीकेशन लेयर इज़ द सेवंथ एंड टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल. This layer is the interface between the end user applications and the underlying network, so that software application can communicate with each other over a network, ठीक है। ये एंड यूज़र की तरफ से, जो एंड यूज़र की सबसे क्लोजेस्ट वाली जो लेयर है वो एप्लीकेशन लेयर होती है, ठीक है। जिसके थ्रू हम कोई भी डेटा इनपुट करते हैं, ठीक है, या फिर डेटा आउटपुट लेते हैं, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग नेटवर्क सर्विसेज डायरेक्टली टू द एप्लीकेशन, facilitating various network based functionalities like web browsing, file transfer, email communication, and more. This layer is closest to the end user and it responsible for ensuring that data is accessible, usable, and transmitted correctly between applications running on different system, ठीक है। ये भी इंश्योर करता है कि जो अलग अलग डिफरेंट सिस्टम है उनके ऊपर डेटा जाए और वो रीडेबल फॉर्मेट में लोग एंड यूज़र उसको पढ़ पाए, ये इंश्योर करता है, ठीक है। इट इनेबल्स सॉफ्टवेयर ऑन वन मशीन टू कम्युनिकेट विथ सॉफ्टवेयर ऑन अनदर मशीन वाया नेटवर्क, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फंक्शनलिटी ऑफ द एप्लीकेशन लेयर, फंक्शनलिटी पढ़ते हैं। नेटवर्क सर्विसेज फॉर एप्लीकेशंस, दी सॉरी, इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ नेटवर्क सर्विसेज दैट इनेबल एंड यूजर एप्लीकेशंस, वही चीज़, टू कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क, ठीक है। दिस सर्विसेज इंक्लूड द फाइल ट्रांसफर, ईमेल एक्सचेंज, रिमोट लॉगिन एंड एक्सेस टू वेब सर्विसेज, ठीक है। जिसे इसका सबसे सिंपल जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। आपने वेबसाइट खोली होगी कौन सी, ठीक है। तो वेबसाइट का इंटरफेस आपको कैसा दिख रहा है, आप वेबसाइट पे क्या चीज़ें पढ़ पा रहे हो, ठीक है। वो एक एग्जांपल है 7th लेयर का, ठीक है। कि आपको डेटा किस फॉर्म में आ रहा है। एक्चुअली वो डेटा तो कहीं किसी और चीज़ में, मतलब किसी और लैंग्वेज में लिखा होगा ना, HTML CSS उस चीज़ में लिखा, उस कोड में लिखा होगा ना, लेकिन आपको क्या दिख रहा है, वो चीज़ आपको इंटरफेस के साथ दिख रहा है, वो चीज़ आती है एप्लीकेशन लेयर में। आई होप आपको क्लियर होगा। एप्लीकेशन स्पेसिफिक डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। दिस लेयर इंश्योर्स दैट डाटा इज प्रॉपरली कम्युनिकेटेड बिटवीन एप्लीकेशंस, इट पैकेजेस द डाटा फॉर ट्रांसमिशन एंड इंश्योर डेट द करेक्ट प्रोटोकॉल आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन, ठीक है। मान लो अपन अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए डेटा भेज रहे हैं, ठीक है, ताकि मतलब ये भी इंश्योर करता है कि आप उस डेटा को एक ही एप्लीकेशन में रीडेबल या फिर एक ही एप्लीकेशन के थ्रू ना भेज पाओ। उस डेटा को आप अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग अलग एप्लीकेशन के थ्रू भी उस चीज़ को आप ले पाओ, या फिर इनपुट और आउटपुट दे पाओ, ठीक है।
सो ये वो सारे प्रोटोकॉल इस जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड है वो सारे मैनेज करने का काम भी ये करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ यूज़र रिक्वेस्ट अ वेब पेज, द एप्लीकेशन लेयर इन द वेब ब्राउज़र यूज़र यूजेस द ITP हाइपरटेक्स्ट सॉरी यूजेस द ITP, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है। वेब ब्राउज़र यूजेस द HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल टू इनिशिएट ए रिक्वेस्ट टू द सर्वर, ठीक है। यही चीज़ मैंने अभी समझाई थी कि HTTP से वो रिक्वेस्ट करता है कि वेब पेज की हमको आगे ऊपर जो इंटरफेस है वो क्या दिखाया किसी वेबसाइट पे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते। एंड यूज़र इंटरफेस, द एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स एन इंटरफेस थ्रू विच एंड यूजर्स interact with networked applications. It directly communicates with software applications to make network service accessible to the users. वही चीज़ है। Data representation, the application layer also defines how data should be represented. Ensure that it is in a format that can be understood by रेसिपेंट एप्लीकेशन, ठीक है। ये कन्फर्म इन्फॉर्म मतलब इंश्योर करता है कि वो ऐसा फॉर्मेट हो कि जो एंड यूज़र का जो एप्लीकेशन है वो अब उसको समझ पाए, वो अंडरस्टेबल हो, ठीक है। ये इंश्योर करता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर सेंडिंग एन ईमेल, द SMTP प्रोटोकॉल इन द एप्लीकेशंस लेयर फॉर्मेट द डेटा, ईमेल, टेक्स्ट एंड अटैचमेंट। एग्जांपल क्या है, ईमेल है, टेक्स्ट है, अटैचमेंट है, इन ए वे डेट कैन बी इंटरप्रेटेड बाय द रेसिपेंट्स ईमेल एप्लीकेशंस, ठीक है। उसके बाद में अगला फंक्शन ये है रिसोर्स शेयरिंग प्रोटोकॉल्स लाइक FTP, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इनेबल यूजर्स टू ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स अक्रॉस अ नेटवर्क, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स है, ठीक है, कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स इसके अंदर फॉलो होते हैं, ठीक है। तो HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SMTP, IMAP, POP3, DNS, DHCP, SNMP, Telnet, LDAP, RDP, SOAP, Simple Object Access Protocol, XMPP, NFS, CIFS, MOTT, SIP, FTPS, वही फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, BGP एंड MAPI। बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल होंगे जो अपने आपने सुने भी नहीं होंगे, मैंने भी नहीं सुने थे यार पढ़ने से पहले, ठीक है। लेकिन जैसे जो मैंने हाईलाइट कर रखे इसमें वो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको मतलब एटलीस्ट उनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। तो HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SFTP सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, DNS डोमेन नेम सर्विस सिस्टम एंड SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। उसके बाद टेलनेट एक टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, ठीक है, लेकिन ये सिक्योर नहीं, उस वजह से अब इस टाइम पे तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो ठीक है। ये एप्लीकेशन लेयर के बारे में था, ठीक है। अब अगली जो लेयर है अपनी प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर विच इज़ लेयर 6, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन। ये मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, बेसिक वाले वीडियो में। बिटवीन द एप्लीकेशन लेयर एंड द लोअर लेयर, ठीक है। इट इंश्योर डेट द डाटा सेंट बाय एप्लीकेशन लेयर इज इन ए रीडेबल फॉर्मेट फॉर द रिसीविंग एप्लीकेशन एंड प्रॉपरली ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क। ये इंश्योर करता है कि जो डेटा है वो रीडेबल फॉर्मेट में जब रीडेबल फॉर्मेट में हो और प्रॉपरली मतलब उसके ऊपर ट्रांसमिट हो जाए नेटवर्क पे, ठीक है, ये इंश्योर करता है। द प्रेजेंटेशन लेयर एक्ट एज ए ट्रांसलेटर preparing data for the application layer and ensuring that it's presented in a understandable form for both users and for both end users of a communication session, ठीक है। फंक्शनलिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। अब इसकी फंक्शनलिटी के बारे में जानते हैं। सो फंक्शनलिटी में जो सबसे पहला आता है डाटा ट्रांसलेशन, ठीक है, जो डेटा का ट्रांसलेशन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। इट कन्वर्ट्स द डेटा from the format used by the application into a format that it is understood by the network and vice versa। ये डेटा को इस फॉर्म में कन्वर्ट करता है या ऐसे फॉर्मेट में इसको बदलता है कि जिसके थ्रू एंड यूज़र का जो डेटा है या जो इनपुट है उसको इस फॉर्मेट में चेंज करता है कि जो नेटवर्क को समझ में आए या नेटवर्क से यूज़र को समझ में आए,
ये काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर का, ठीक है। एग्जाम्पल, व्हेन डेटा इज सेंट फ्रॉम एन एप्लीकेशन, इट कुड बी इन वेरियस फॉर्मेट्स सच एज टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियो। द प्रेजेंटेशन लेयर इंश्योर दैट द डेटा इज फॉर्मेटेड properly so that it can be interpreted by the receiving application. For instance, it can convert data from one character encoding like ASCII to another like Unicode, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन मतलब कि लाइक डेटा कंप्रेशन की हमको क्यों ज़रूरत पड़ती है, ताकि कि एफिशिएंसी अच्छी हो स्पीड की, ठीक है। एक ये मेन रीज़न है। सो या प्रेजेंटेशन लेयर ओपन कंप्रेशन डेटा टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क, improving transmission efficiency and speed. Example, compressing an image or a video before sending it to reduce bandwidth usage and transmission time. ओके, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें जो लाइनें लिखी हुई है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। खुद अगर आप पढ़ोगे तो वो भी तब भी समझ में आ जाएगी, इतनी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सो या जो अगली फंक्शनलिटी है हमारी, वो डेटा इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। देखो, इसका मेन काम ये भी था कि सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ये इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करती है, ठीक है। जो डेटा को रहता है वो उसको इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करती है। सो इट हैंडल्स द इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ द डेटा टू इंश्योर सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन टू सिस्टम। ये इंश्योर करता है कि सिक्योर सिस्टम बना रहे। दी presentation layer can encrypt data before transmission to protect it from being intercepted and decrypt it when it reaches the destination, ठीक है। जब एक एंड यूज़र से डेटा को इंक्रिप्ट किया, डेटा लिया और डेटा को इंक्रिप्ट किया, उसके बाद में जब दूसरे एंड यूज़र जो दूसरा सिस्टम है, उसके बाद जब डेटा जाएगा तो उसको वापस से डिक्रिप्ट करके उस यूज़र के लिए रीडेबल फॉर्मेट में प्रोवाइड करना, ये काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर का, ठीक है। एग्जाम्पल, when you access a website over HTTPS, the presentation layer uses encryption, ठीक है, like SSL TLS to secure your data, making sure that any sensitive information like password or credit card numbers, it's protected during transmission, ठीक है। अगला, सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स, लाइक उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, उसका जो मीनिंग है वो कैसा रहेगा, क्या फंक्शन है, वो उसके बारे में पढ़ते। द प्रेजेंटेशन लेयर इंश्योर डेट द सिंटेक्स एंड मीनिंग ऑफ द डेटा आर करेक्ट एंड कंसिस्टेंट बिटवीन द टू कम्युनिकेटिंग सिस्टम्स। दिस इंक्लूड इंश्योरिंग डेट द स्पेशल कैरेक्टर्स, बाइनरी डेटा एंड मल्टीमीडिया फाइल्स करेक्टली ट्रांसमिटेड। If one system uses a particular character encoding and the other system uses different one, the presentation layer translate this into common format so that the data is correctly interpreted. देखो, इस लेयर का एक और ये काम भी होता है कि अगर किसी एक सिस्टम ने, ठीक है, उसको इनकोड किया दूसरे फॉर्मेट में, और दूसरा सिस्टम है उसमें इनकोडेड जो डिकोड करना रहेगा वो दूसरी चीज़ समझता है, ठीक है। उसको उसी फॉर्मेट में चेंज करना भी इसी का काम है, ताकि ये सिस्टम सिक्योर और इजीली मैनेजेबल जो उनकी कम्युनिकेशन हो उसको इजी करता है, ठीक है। उसके बाद में अगला है इसका फंक्शन डेटा फॉर्मेटिंग। द प्रेजेंटेशन लेयर इंश्योर्स दैट द डेटा इज प्रॉपरली फॉर्मेटेड फॉर द एप्लीकेशंस ऑन द रिसीविंग एंड। इट कैन convert data from one format to another, ensuring that the receiving applications can interpret it correctly. Example, converting data from XML format to JSON or vice versa, depending on the needs of the receiving application, ठीक है। लाइक एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में भी डेटा भेजना हो तो वो उसको इजी कम्युनिकेट इजीली कर पाए दोनों एप्लीकेशन के बीच में, उसके लिए मेनली ये सेशन रहता है, इसकी जो फंक्शनलिटी मेन रहती है, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ते हैं कि इसके क्या प्रोटोकॉल्स है, क्या प्रोटोकॉल से फॉलो करता है। जो मेन प्रोटोकॉल है वो SSL और TLS है, ठीक है। SSL स्टैंड्स फॉर सिक्योर सॉकेट्स लेयर, TLS स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। बाकी जो प्रोटोकॉल है JPEG, GIF, जिप जिसको हम पढ़ते हैं MPEG, ASCII। ASCII का फुल फॉर्म जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यूनिकोड, EDCDIC। उसके बाद में X.400, MIME,
RDP, SNMP, PGP X.500, VNC एंड FTP। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं सेशन लेयर में। आई होप मज़ा आ रहा होगा यार। देखो थोड़ा मुझे पता है कि हाँ थोड़ी सी है, थ्योरी है, बहुत ज़्यादा थ्योरी है इसमें, बट यार OSI मॉडल ना बहुत बेसिक चीज़ है। लाइक इसको अगर आप सही समझ गए ना तो बहुत काम आने वाला है। लाइक आपको तभी पता चलेगा कि आप लाइक अटैक कहाँ होते हैं, कैसे क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, लेकिन यार अभी आगे आने वाले टाइम पे प्रैक्टिकल भी आएंगे। ठीक है, सो वही ये OSI मॉडल एटलीस्ट बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, 1 महीना है इसमें, एटलीस्ट आपको ये समझ में आ जाए कि साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो बस चलो शुरू करते हैं। सेशन लेयर, द सेशन लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग मैनेज ओके रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग सेशन, मैनेजिंग एंड टर्मिनेटिंग कम्युनिकेशन सेशन बिटवीन टू सिस्टम्स और एप्लीकेशन। देखो मैंने आपको कल बताया था, एक रूट डिफाइन करती है, ठीक है, उसको एस्टेब्लिश करती है, उसको मैनेज करने का काम भी किसका रहता है, सेशन लेयर का, और उसको टर्मिनेट करने का। ठीक है, बी, किसके बीच में, दो एंड यूज़र के बीच में। अ सेशन इज essentially a dialogue or connection between two endpoints for the purpose of communications, and session layer ensure that these dialogues are properly maintained, synchronized and organized. ठीक है, the session layer is located between the transport layer, which is layer 4, which handles end-to-end communications, and the presentation layer, which is layer 6, which deals this with data translation, encryption and compression. ठीक है, ये इनके बीच की लेयर है, इनके बीच का इंटरमीडिएट का काम करती है। ठीक है, फंक्शनलिटीज़ ऑफ द सेशन लेयर, इसके फंक्शनलिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। सेशन इस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड टर्मिनेशन। ठीक है, चलो। द सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप, मैनेजिंग एंड टर्मिनेटिंग द कम्युनिकेशन सेशन बिटवीन टू एप्लीकेशन और डिवाइसेस। लाइक देखो आपको एक बात बताता हूँ, आपने कभी अपना बैंक एप्लीकेशन यूज़ करी है? कभी ऐसा हुआ है लाइक आपने बैंक एप्लीकेशन ओपन करी, ठीक है, उसके बाद में आपने उसको तोड़ने के लिए ओपन छोड़ दिया, ठीक है, अनक्लिकेबल या फिर बिल्कुल यूज़ नहीं किया उसको, ठीक है, और अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो, देखो सुनो, इसमें दो केस आते हैं। अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो जो सेशन क्रिएट होता है, जब आप लॉगिन करते हो वो सेशन क्रिएट होता है, वो जब तक आप चला रहे होते हो उस एप्लीकेशन को, तब तक तो बंद होता नहीं है। ठीक है, ये चीज़ नोटिस करी? क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको मैनेज करने का काम भी सेशन लेयर का होता है। दूसरी चीज़, अगर आप उसको यूज़ ना करो तोड़ने के लिए, ठीक है, अगर उसको यूज़ ना करो तो क्या होगा, कुछ देर के बाद में वहाँ पर टाइम आउट हो जाएगा या सेशन एक्सपायर्ड हो जाएगा, ये दिखाता है। तो वो काम किसका होता है, सेशन लेयर का। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड टर्मिनेशन वही चीज़ है। ठीक है, डायलॉग कंट्रोल, द सेशन लेयर्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा between application. It ensures that data is transmitted in a way that both devices can understand, and it's manage how data is sent back and forth, whether it is in full duplex two way or half duplex one way communication mode. ठीक है, फुल डुप्लेक्स मतलब टू वे मोड। ठीक है, लाइक इसमें क्या होता है कि जो दोनों डिवाइसेस है, ठीक है, दोनों डिवाइसेस जो सेंड कर रहा है और जो रिसीव कर रहा है, वो दोनों साथ में हो रही होती है साइमल्टेनियसली। हाफ वे में क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। लाइक जूम मीटिंग पे हम किसी से कनेक्ट होते हैं, तो ये सेशन लेयर का काम होता है, और ये तभी डिसीजन होता है जब लाइक उसी टाइम इंस्टेंटली डिसीजन ले सकते हैं कि इसको वन वे करना है या टू वे करना है। तो ये काम सेशन लेयर का होता है। ठीक है, तो अब जैसे टू वे का बेस्ट, वन वे का बेस्ट एग्जांपल है जब जूम में जो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है वो आपको अलाउ ना करे। ठीक है, तो वन वे कम्युनिकेशन का वो एग्जांपल है। अबाउट फुल डुप्लेक्स का एक एग्जांपल है कि इन ए वीडियो कॉल। ठीक है, वीडियो कॉल सबसे बेस्ट एग्जांपल है। द सेशन लेयर मैनेज हाउ द वीडियो एंड ऑडियो डेटा आर एक्सचेंज बिटवीन डिवाइसेस इन फ्रॉम बोथ साइड। ओके, जो दोनों एंड यूज़र है उनके थ्रू वीडियो कॉल या ऑडियो का जो डेटा है वो एक टाइम पे एक साथ में एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, ये काम सेशन लेयर का होता है। आगे बढ़ते हैं, बाकी इसकी फंक्शनलिटी और चीज़ें पढ़ते हैं। सिंक्रोनाइजेशन है, ठीक है, और उसके बाद में सेशन रिकवरी है। बहुत सारी बार ऐसा, आप देखो सिंक्रोनाइजेशन का आपको एग्जांपल देता हूँ, वीडियो कॉल के थ्रू समझाता हूँ। आपने देखा होगा कि लाइक आप यहाँ से
बोल नेटवर्क इशू होने के कारण आप बोल देते हो, ठीक है, लेकिन ये एक टाइम के बाद में उधर चीज़ें लेट पहुंचती हैं, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क स्लो होता है। लेकिन उस चीज़ को भी मैनेज करने का काम इसका होता है, किसका, सेशन लेयर का, ठीक है। जैसे चेक पॉइंट्स क्या होता है इसके, कि द सेशन लेयर कैन इंसर्ट चेक पॉइंट्स एट स्पेसिफिक पॉइंट ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। इफ द कनेक्शन इज लॉस्ट और इंटरप्टेड, इट कैन रेज्यूम फ्रॉम द लास्ट चेक पॉइंट इंस्टीड ऑफ स्टार्टिंग ओवर। लाइक चलो इसका एक और एग्जांपल समझाता हूँ। आपने कोई फाइल कभी डाउनलोड करी है, ठीक है, ऑब्वियसली करी होगी, ठीक है। तो उस पे क्या होता है कि लाइक आपका जब नेटवर्क कनेक्शन कट हो जाता है, फिर स्लो हो जाता है, तो वो डेटा मतलब वो कैंसिल नहीं हो जाता है, ठीक है, बहुत सा हो जाता है, बहुत सारा कैंसिल भी हो जाता है, लेकिन जब वापस से आपका जब नेटवर्क ठीक हो जाता है, नेटवर्क स्पीड सही हो जाती है, तो वापस से वो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है, वहीं से उसका वो रिज्यूम हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ मैनेज करने का काम, सिंक्रोनाइजेशन का काम किसका होता है, सेशन लेयर का होता है। देखो वो एग्जांपल देख रहा है, इन द लास्ट ट्रांसफर फाइल द सेशन लेयर कैन इंसर्ट चेक सम पॉइंट लाइक ensuring that it if the connection fail, the file can be resumed from where it's left off rather than the restarting the entire transfer file, ठीक है। सो ये एग्जांपल है। बाकी इसका एक और फंक्शनलिटी है सेशन रिकवरी। सेशन रिकवरी का देखो एग्जांपल इसमें सीधा दे रखा है, इफ़ ए फाइल इज बीइंग ट्रांसफर्ड over FTP and connection drops, the session layer helps the FTP client and the server reconnect and continue from where the transfer was interrupted। FTP वही लाइक फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू हम जो फाइल्स ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो जब बीच में सर अपना कनेक्शन कट हो जाता है तो उस वजह से इंटरप्शन आ जाता है, तो उस चीज़ को वापस जब सब चीज़ सही होती है तो उस चीज़ को रेदर देन कि वो उसको ब्रेक मतलब वापस से पूरा सेंड करे, कोई बड़ी फाइल होती है वापस से पूरी सेंड करे, नहीं, उसको वहीं से वो रिज्यूम कर देता है। वही चीज़ इन्होंने दे रखी है, ठीक है। हाँ, अगला सेशन डायलॉग मैनेजमेंट। द सेशन लेयर मैनेज हाउ द कम्युनिकेशन सेशंस आर स्ट्रक्चर्ड। दिस मीन्स इट establishes and manage the rule for data exchange such as who sends the data and when. It supports half duplex and full duplex communications depending on the nature of the session. Example, a chat application where the user types and send messages and the system ensure that the messages are exchanged in a meaningful and synchronized manner between both users. आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। बहुत इजी लैंग्वेज में लिख रखा है। सो लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स देखो, अब इसमें कौन कौन से लिस्ट क्या कर रहा हूँ, इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होंगे। नेट बायस, नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आरपीसी, रिमोट प्रोसीजर कॉल। एसएमबी, सर्वर मैसेज ब्लॉक। पीपीटीपी, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। डीसीई, आरपीसी, रिमोट का एसओएल, X.225, SIP, H.323, RPC, HTTP, VNC, X.400, ठीक है। और अब नेक्स्ट लेयर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर विच इज़ लेयर 4 ऑफ OSI मॉडल। द ट्रांसपोर्ट लेयर of OSI model is responsible for ensuring reliable data transfer between devices on a network, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होता है, रिलायबिलिटी के लिए, ठीक है, कि डेटा किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना बीच में, ठीक है। इट स्टेब्लिशेस एंड मेंटेन टर्मिनेशन कनेक्शन, कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा, डेटा का फ्लो, एंड हैंडल्स एरर डिटेक्शन और करेक्शन। जो एरर के जो करेक्शन होंगे या फिर जो एरर आता है उसको सही करना, वो भी इसी लेयर का काम होता है, ठीक है। द ट्रांसपोर्ट लेयर सर्व्स एज द इंटरमीडिएटरी बिटवीन द सेशन लेयर, लेयर 5, विच मैनेज कम्युनिकेशन सेशन, एंड द नेटवर्क लेयर विच इज़ लेयर 3, विच हैंडल्स द पैकेट्स राउटिंग एंड एड्रेसिंग, ठीक है। कैसे किस रास्ते के थ्रू वो जाएगा, जो कि नेटवर्क लेयर का काम होता है, वो भी आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये इन दोनों लेयर के बीच का इंटरमीडिएट लेयर है, ठीक है। इसका क्या फंक्शन आता है, फंक्शनलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। एंड टू एंड कम्युनिकेशन, ये आपको मैंने कल बताया था, ठीक है, बेसिक वाले वीडियो में, कि ये दोनों यूज़र है एंड टू एंड, उसका कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इंश्योर करने के लिए इसका काम होता है। द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड्स एंड टू एंड कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस अक्रॉस डिफरेंट
networks. It ensures that the data is delivered reliably in order and without डुप्लीकेशन और लॉस, ठीक है, बिना लॉस ऑफ पैकेट्स के, ठीक है, कि कुछ भी चीज़ लॉस ना हो रही है, डेटा कहीं एरर तो नहीं आ रहा है, वो इंश्योर करता है इवन इफ द अंडरलाइंग नेटवर्क लेयर 3 कैन नॉट गारंटी इट. ओके. It is responsible for segmenting data from the upper layers into smaller pieces for transmission and reassembling it at the destination. इसका क्या काम रहता है कि जो सेगमेंट अभी हमने जो सेगमेंट तोड़े हैं उनको रीअसेंबल करने का और एंड यूज़र तक पहुँचे वो चीज़, उससे पहले उसको रीअसेंबल करके उन सेगमेंट्स को वापस से जोड़ना, और जब जिस यूज़र के थ्रू हमने भेजा उधर सेगमेंट को स्मॉल पैकेट्स का ट्रांसमिशन करना, ये काम इस ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है. लाइक अब सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग, ठीक है, वही वाला है. उसके बाद में फ्लो कंट्रोल. फ्लो कंट्रोल इज ए implemented to ensure that the sender does not overwhelm the receiver with too much data too quickly. Transport layer regulates the rate at which data is sent by the sender based on the receiver's ability to process and the store incoming data. ये इंश्योर करता है कि जो हमने जो छोटे छोटे पैकेट्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, वो मैनेजेबल साइज़ में वहाँ पर रीअसेंबल सही से हो रहे या नहीं हो रहे एट रिसीवर एंड्स, ठीक है. सो अगला इसमें पॉइंट है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, ठीक है, जो एरर का डिटेक्ट करना और उसको करेक्ट करना, वो भी इसी का काम होता है. द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग errors that may occurs during transmission. It ensures data integrity by checking for error in the transmission segments. ठीक है, ये चेक करता है कि कोई डाटा एक्सचेंज तो नहीं हो गया या फिर कोई डाटा इंटरप्ट तो नहीं हो गया, तो ये सारी चीज़ें वो चेक करता है. Checksums are used to detect errors, and if an error is found, the affected data can be retransmitted. Okay, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है. सो अगला फंक्शन क्या, करेक्शन इस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड टर्मिनेशन, ठीक है, और मल्टीप्लेक्सिंग का भी ये काम करता है. द ट्रांसपोर्ट लेयर अलोस मल्टीपल एप्लीकेशन टू शेयर द सेम नेटवर्क कनेक्शन. इट यूजेस पोर्ट नंबर to identify which application or process the data should be sent to on the destination devices. This is called multiplexing and demultiplexing. Like आपने एक डिवाइस में डेटा बनाया है लेकिन आपको अलग अलग एप्लीकेशन से अलग अलग सॉफ्टवेयर में उस चीज़ को भेजना है, तो उस चीज़ को मैनेज करने का काम भी ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है, ठीक है, ताकि भेज पाए, बस और क्या. ठीक है, तो अब लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स, ठीक है, प्रोटोकॉल्स, इसके क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं वो देख लेते हैं एक बार. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल UDP, जो कि ये जो दोनों TCP UDP लिटरली बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है. और जो नेटवर्क लेयर और जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, पूरा साइबर सिक्योरिटी इन दो लेयर के अराउंड ही घूमता रहता है, ठीक है. तो ये चीज़ को मैं थोड़ा आपको डिटेल में ही पढ़ाने वाला हूँ. लाइक जो TCP और UDP है, इनको मैं आपको अभी ट्राई के थ्रू भी बताऊंगा, ठीक है, जो ट्राई इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में आपको मैं ले जाऊंगा अभी, ठीक है. सो सबसे पहले अपन ये प्रोटोकॉल ख़त्म कर लेते हैं. स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल SCTP, DCCP, RTP रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल RCP, X.25, IPX, SPX, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं. सो या लेट्स गो. ट्रांसपोर्ट लेयर देखो, इसमें TCP और UDP के बारे में बता रखा है इन्होंने. लेट्स बिगिन विथ TCP. द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, पोटेंशियल हिंटेड बाय द नेम, इसके नाम से अपने को पता चल रहा है कि ये रिलायबिलिटी और गारंटी, मतलब जो चीज़ें सिक्योर है कि नहीं उसकी गारंटी के बारे में प्रूव कर रहा है, ठीक है, उसकी रिलायबिलिटी के बारे में बता रहा है, ठीक है. This protocol reserves a constant connection between two devices for the amount of time it taken for the data to send and received. ओके, देखो एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ पर TCP के दे रखे हैं. TCP का एडवांटेज क्या है, गारंटीज द एक्यूरेसी ऑफ डाटा, जो डाटा की एक्यूरेसी है उसकी गारंटी लेता है, ठीक है. केपेबल ऑफ सिंक्रोनाइजिंग टू डिवाइसेस टू प्रिवेंट ईच अदर फ्रॉम बीइंग फ्लडेड विद डेटा, ओके, ताकि बीच में इंटरप्शन ना आए, ठीक है. परफॉर्म्स अ लॉट मोर प्रोसेसेस फॉर रिलायबिलिटी. डिसएडवांटेज क्या है,
requires a reliable connection between the two devices. If one small chunks of data is not received, then entire chunks of data cannot be used. ठीक है, ये एक डिसएडवांटेज है बिल्कुल है कि अगर बीच में एक भी डेटा लॉस हो जाता है तो पूरी फाइल ही यूजेबल नहीं होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है कि अ स्लो कनेक्शन कैन बोटल नेक another devices as the connection will be reserved on the receiving computer the whole time. TCP is significantly slower than UDP because more work has to be done by the devices using this protocol. जो ज़्यादातर काम होता है वो हम TCP के थ्रू ही करते हैं, तो उस वजह से स्लो होता है। ठीक है, ओके। TCP is used for situations such as file sharing, internet browsing, or sending an email. This usage is because this service requires the data to accurate and complete. Okay, so yeah, देखो ये एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, डायग्राम को तो समझा रखा है। ठीक है, कि ये वेब सर्वर है, ये अपना एंड यूज़र है जिसको हम भेज रहे हैं। ठीक है, तो वेब सर्वर से मान लो अपन ने कोई चीज़ अपने को डाउनलोड करनी है, तो वो अपने पास कैसे आती है? थ्रू TCP प्रोटोकॉल यूज़ करके कैसे आती है अपने पास। ठीक है, तो एक पैकेट जो अपना पूरा प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको हमने पैकेट्स 1, पैकेट 2, पैकेट 3 में बांटा। और जब हम एक एक पैकेट सर्वर से हमने एक एक पैकेट ट्रांसमिट करके जब फाइनली एंड यूज़र तक जा रही है वो चीज़, ठीक है, तो वो पूरा प्रोडक्ट कैसे बनता है ये देख लीजिए आप। जो छोटे छोटे चंक्स है वो जुड़कर एक फाइनल पूरी फाइल क्रिएट करता है, और वो आपको एट द एंड यूज़र पे वो आपको मिलता है। ठीक है, सो या नाउ लेट्स मूव ऑन UDP, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल. This protocol is not nearly as advanced as its brother the TCP protocol. Okay, it does not boast the many features offered by TCP, such as error checking and reliability. In fact, any data that gets sent via UDP is sent to computer whether it get there or not. This is no synchronization between two devices or guarantee. ये कोई गारंटी और कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं लेता है। ठीक है, मतलब सिंक्रोनाइजेशन नहीं करता है। जस्ट होप फॉर द बेस्ट एंड फिंगर क्रॉस। ओके, सो या अब देखो एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं यूडीपी के। यूडीपी इज़ मच फास्टर देन टीसीपी। क्यों? क्योंकि इस पर काम कम होता है। ठीक है, तो ये टीसीपी से ज़्यादा फास्ट होता है। उसके बाद में यूडीपी लीव्स द एप्लीकेशन लेयर और लाइक यूजर सॉफ्टवेयर टू डिसाइड्स इफ देयर इज़ एनी कंट्रोल ओवर हाउ क्विकली पैकेट्स आर सेंट। ठीक है, UDP does not reserve a continuous connection on a device as TCP does. ओके, अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। UDP doesn't care if the data is received. ठीक है, it is quite flexible to software developers in this sense. This means that unstable connection result in a terrible experience for the user. Like देखो UDP का एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि आपने कभी यूट्यूब का जो लाइव सेशन होता है उसमें UDP का यूज़ होता है। ठीक है, बहुत सारी बार बीच बीच में जो सेशन क्रैश हो जाता है, लाइक वो एक्चुअली उसको मैनेज UDP करता है। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं। सो या UDP इज़ यूजफुल इन द सिचुएशन वेयर देयर आर स्मॉल पीसेस ऑफ डेटा बिंग सेंट, फॉर एग्जाम्पल प्रोटोकॉल्स यूज्ड फॉर डिस्कवरिंग डिवाइसेस और लार्ज फाइल्स सच एज अ वीडियो स्ट्रीमिंग। ठीक है, ये भी बताया मैंने आपको, अभी समझाया है। सो या ये चीज़ें थी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। और अब फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेटवर्क लेयर। ठीक है, विच इज़ लेयर 3। द नेटवर्क लेयर इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द OSI मॉडल and responsible for facilitating the transfer of data between devices on different networks. It ensures that data packets are properly routed from the source device to the destination device across diverse and potentially complex network topologies. The network layer handles routing, transfer, traffic control, allowing devices on different networks to communicate effectively. ओके, सो यही चीज़ है कि बेस्ट रूट डिफाइन करता है डेटा के लिए कि कैसे चीज़ें इजीली कम्युनिकेट, जिसकी वजह से चीज़ें इजीली कम्युनिकेट हो पाए। ठीक है, एंड या सॉरी गाइस अगर पीछे से थोड़ा सा नॉइस आ रहा है, क्योंकि लाइक मैं ये वीडियो रात को क्रिएट कर रहा हूँ और मेरे फ्रेंड्स अभी सो रहे हैं, तो ठीक है
आई होप आप समझ रहे होंगे। सो या अब आगे बढ़ते हैं फंक्शनलिटी ऑफ द नेटवर्क लेयर। सो इसके अब फंक्शनलिटी के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है राउटिंग का, कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ या सबसे अच्छा पाथ कौन सा होना चाहिए डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, वो इसका काम होता है। अगला होता है लॉजिकल एड्रेसिंग। ठीक है, डिवाइसेस ऑन डिफरेंट नेटवर्क मस्ट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड टू कम्युनिकेट। द नेटवर्क लेयर प्रोवाइड्स लॉजिकल एड्रेस लाइक आईपी एड्रेस इन द केस ऑफ द इंटरनेट टू डिस्टिंग्विश डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क। ठीक है, आईपी एड्रेस की मदद से ढूंढता है, उनको एड्रेस करता है। ठीक है, आईपी एड्रेस आर असाइंड टू डिवाइस सो दैट द राउटर्स can use them to determine where to send packets. Okay, fine. Packet forwarding. The network layer is responsible for taking the packets received from the transport layer and forwarding them towards their destination. This may involve several routers or intermediate devices depending on the distance between the source and destination. Each router checks the destination IP address and forward the packets accordingly. Okay, so yeah, move forward. Okay, functionality of the network layer. फ्रेगमेंट वही, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। इफ अ पैकेट इज टू लार्ज टू बी ट्रांसमिटेड ओवर ए पर्टिकुलर नेटवर्क ड्यू टू द मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट और MTU ऑफ द नेटवर्क लेयर कैन ब्रेक इट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट। अगर पैकेट ज़्यादा बड़े हैं तो उसको वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करता है। दिस फ्रेगमेंट्स आर सेंट सेपरेटली एंड रीअसेंबल एट द डेस्टिनेशन। ओके, इनको अलग अलग तरीके से भेजा जाता है, अलग अलग करके चंक्स में भेजा जाता है और उसको रीअसेंबल किया जाता है एट द डेस्टिनेशन एंड यूज़र को प्रोवाइड करने से पहले। एरर हैंडलिंग एंड डायग्नोस्टिक्स। ओके, सो अब लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या जो प्रोटोकॉल है इसमें यूज़ होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल IP एड्रेस, ओके, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, RARP रिवर्स एड्रेसिंग रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, NAT नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, राउटिंग प्रोटोकॉल्स लाइक RIP, OSPF, BGP, EIGRP लाइक OSPF, ठीक है, एंड IGMP, MPLS, ND, DHCP, PPP एंड L2TP। यार इतने सारे प्रोटोकॉल्स हैं लेकिन ठीक है, पर आपको तो एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए इन चीज़ों का। सो या मूव फॉरवर्ड। डेटा लिंक लेयर विच इज़ लेयर 2। द डेटा लिंक लेयर इज़ द सेकेंड लेयर इन द OSI ओपन सिस्टम OSI मॉडल situated above the physical layer and below the network layer. Okay, it primary responsibility to the provide reliable communication between two directly connection device on a network, ensuring the correct framing, addressing, error detection and flow control of the data। वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। The data link layer transform raw data from the physical layer like which stands unstructured bits into frame structured packet of the data that can be transmitted and understood by the device on the same local network or direct link. It also ensures that the data is transmitted accurately and efficiently over the communication medium। ठीक है, जो डेटा लिंक लेयर है हमारा, ठीक है, वो रिलायबल कम्युनिकेशन दो डिवाइस के बीच में हो पाए, इसको इंश्योर करता है। ठीक है, उसके बाद में ये इंश्योर करता है कि उस डेटा की एक्यूरेसी कितनी है, एफिशिएंसी कितनी अच्छी है, इस चीज़ को वो कंट्रोल मतलब मैनेज करने में काम आता है। डेटा लिंक लेयर में ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, फंक्शनलिटी के बारे में पढ़ते हैं डेटा लिंक की। सबसे पहली आती है फ्रेमिंग। द डेटा लिंक लेयर टेक्स द रॉ डेटा फ्रॉम द फिजिकल लेयर एंड ऑर्गेनाइज्ड इट इनटू फ्रेम्स। A frame is a unit of data that includes not just the payloads जो कि एक्चुअल डाटा होता है, but also headers, trailers and the control information. This structure allows the system to handle larger piece of data and address the physical medium correctly. Frame structure typically contains
ठीक है, देखो ये फ्रेमिंग 3 पार्ट में की जाती है, एक हेडर होता है, पेलोड होता है और ट्रेलर होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आती। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। ठीक है, वही कि एरर फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद में उसका करेक्शन करना है, कोई फ्रेम इधर उधर मैनेज तो नहीं हो गया, तो वो सारी चीज़ें हैं। इंटीग्रेटेड मेंटेन करना होता है इसका काम। ठीक है, उसके बाद में फ्लो कंट्रोल। ठीक है, द डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन डिवाइसेस टू प्रिवेंट overwhelming the receiving devices. The flow control ensure that the sender doesn't send data too quickly for the receiver to handle. Stop and wait. ठीक है, the sender sends one frame and wait for an acknowledgement for the receiver before sending the next frame. ठीक है, sliding window protocol allow multiple frame to be sent before receiving acknowledgement, optimizing bandwidth use. ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि वो एक एक पैकेट भेजता है ताकि ये इंश्योर करता हो, चलता जाए वो, कि जो एंड यूज़र है वो उस चीज़ को हैंडल भी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, द डेटा लिंक लेयर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग हाउ डिवाइसेस एक्सेस द शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम, स्पेशली इन द लेंस। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। इट यूसेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल टू डिटरमाइन when a device is allowed to transmit data, preventing collisions and ensuring that the multiple devices can share the same network without interference. ठीक है, different network technologies have different methods for managing access to the physical layer, like ethernet, use carrier device। ठीक है, ethernet, उसके बाद में वाईफाई। सो यही चीज़ है। लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स, इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं? इथरनेट, वाईफाई, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल विच इज़ पीपीपी, एटीएम। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और हमारी फाइनल लेयर विच इज़ फिजिकल लेयर, लेयर 1। द फिजिकल लेयर इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल ट्रांसमिशन ऑफ रो डेटा bits over a physical medium between devices. It defines the electrical, mechanical, and procedural aspects required to establish and maintain physical connection in a network. Okay, ये इंश्योर करता है कि जो उसका इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल जो भी फिजिकल कनेक्शन है वो चीज़ को मैनेज करना फिजिकल लेयर का काम होता है। ठीक है, कि वो सही से मेंटेन है कि नहीं है। In simpler terms, the physical layer is responsible for transmitting the binary data, ones and zeros, ठीक है, as signals over a medium such as cable or wire। ठीक है, so like जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, लाइक इथरनेट केबल एग्जांपल ले लेते हैं, इथरनेट के थ्रू बाइनरी डाटा इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू जाता है। ठीक है, सो वही चीज़ है। बाकी अगर इसकी फंक्शनलिटी के बारे में जानें तो फंक्शनलिटी ऑफ द फिजिकल लेयर्स, जो इसका पहला फंक्शन है, ट्रांसमिशन ऑफ रो बिट्स। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फिजिकल लेयर इज ए कन्वर्ट डेटा इनटू सिग्नल्स। ओके, डेटा को सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, डेट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ए फिजिकल मीडियम लाइक बाय केबल। ओके, दिस लेयर डज नॉट डील विथ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा, इट सिंपली transmit the raw binary data, zeros and ones. Example, if you sending an email, the data will eventually be broken down into bits and transmitted an electrical signals, light pulses or radio waves depending on the medium uses. Okay, medium used, example copper wire, fiber optics। okay, fiber optics क्या होता है? फाइबर ऑप्टिक्स एक्चुअली। ठीक है, और वायरलेस सिग्नल्स, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। ओके, जो इसका अगला फंक्शन है वो क्या है? इनकोडिंग और डिकोडिंग। द फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकोडिंग डेटा इनटू सिग्नल्स डेट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ए स्पेसिफिक मीडियम। इट टेक्स बाइनरी डाटा, जीरोस वंस, ओके, एंड कन्वर्ट इट इनटू ए फिजिकल सिग्नल विच कैन बी इलेक्ट्रिकल पल्स, लाइट और रेडियो वेव्स। वही चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद में एग्जाम्पल, in Ethernet networks, the binary data is encoded into electrical signals. In fiber optics network, the data is converted into light signal for transmission. आई होप ये चीज़ें क्लियर होगी। उसके बाद में अगले फंक्शन के बारे में पढ़े तो ट्रांसमिशन मीडियम। ओके,
विच लाइक कॉपर, जो इस ट्रांसमिशन मीडियम क्या क्या होगा, अपन लाइक कॉपर केबल है, ठीक है, एग्जांपल ट्विस्टेड पेयर एंड कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, वायरलेस ट्रांसमिशन, एग्जांपल ऑफ वाईफाई राउटर यूज्ड radio wave to transmit and receive data over the air, while Ethernet cable used copper wire to carry electrical signal. ठीक है, ओके, ये इसके मीडियम हो गए. बिट रेट कंट्रोल, द फिजिकल लेयर डिटरमाइन द रेट एट विच डेटा बिट्स आर ट्रांसमिटेड. इट स्पेसिफाइज फॉर how many bits per second can be transmitted over the medium. Example, in internet networks, the physical layer may support speed like 100 mbps, 1 GB and 10 GB or 100 GB depending on the physical medium and technology used. Okay, now next is physical topology. The physical layer defines the layout of or arrangement of physical devices in a network such as point to point connection, बस, स्टार और रिंग टोपोलॉजीज. ओके, ये नेटवर्क टोपोलॉजी से इसको भी मैं बिल्कुल पढ़ाऊँगा फ्यूचर में, ठीक है. अब बात करते हैं इसका एग्जांपल. इन ए स्टार टोपोलॉजी, डिवाइसेस, कंप्यूटर, प्रिंटेड एक्सेट्रा, जितने भी चीज़ें हैं डिवाइसेस है, आर कनेक्टेड टू सेंट्रल हब और स्विच. द फिजिकल लेयर हैंडल्स द एक्चुअल केबल कनेक्शन बिटवीन दिस डिवाइसेस. ओके, लाइक अपना कंप्यूटर लैब भी देख लो, सारे इथरनेट केबल से जुड़ी, जो भी जितने भी डिवाइसेस रहते हैं, ठीक है, वो सारे इथरनेट केबल से जुड़े हुए रहते हैं ताकि हम इंटरनेट यूज़ कर सकें. अगला जो फंक्शन है इसका, सिग्नल टाइमिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन. द फिजिकल लेयर इंश्योर दैट द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ द डेटा आर प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड, मीनिंग दैट द बोथ द सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइस एग्री ऑन व्हेन डेटा इज बीइंग सेंट एंड when it is expected to be received. ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है. लाइक एग्जांपल, इन ए सीरियल कम्युनिकेशन, द क्लॉक सिग्नल इज यूज्ड टू सिंक्रोनाइज द ट्रांसमिशन ऑफ बिट्स between devices, ensuring that the data is transmitted at the correct rate. Fine. So yeah, move forward. लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स. अब देखो इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं. इथरनेट, वाईफाई, ब्लूटूथ, फाइबर ऑप्टिक्स, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन विच इज़ DST, यूनिवर्सल सीरियस बस, USB. ओके, USB का तो बोल रहा हूँ, मुझे तक नहीं पता था यार. ओके, यूनिवर्सल सीरियल बस. ओके, टोकन रिंग, कोएक्सियल केबल, सोनेट SDH, सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की एंड इंफ्रारेड एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन, पावर लाइन कम्युनिकेशन. ठीक है, ये कुछ प्रोटोकॉल है जो कि अपना फिजिकल लेयर फॉलो करता है. सो नाउ ठीक है, अब अपन ने पूरा देखा. ठीक है, अब इस चीज़ को मैं एक ओवरव्यू, लाइक अभी तक आपने जो चीज़ें पढ़ी है वो पूरी एक थ्योरी पढ़ी है. अब मैं आपको इसको बहुत कंसाइज वे में कि लाइक एक्चुअल में कहना क्या चाहती है सातों लेयर, कर क्या रही है, क्या चीज़ें है, ताकि आपको जो आपने लेयर 1 से लेके लेयर 7 तक जो समझा है, या फिर जो भी ये थ्योरी है ये क्या समझाना चाहती है, वो मैं आपको कंसाइज वे में इन 4 पॉइंट या 5 पॉइंट में आपको समझाता हूँ. ठीक है, दिस वॉज द ओवरव्यू ऑफ ऑल 7 लेयर्स. ओके, now we need to see the relation between all these 7 layers, means how the computer communicate with each other. अभी तक देखो बात यही आ रही है कि कंप्यूटर बात कैसे कर रहे हैं. ठीक है, each layer contains is a PDU which is protocol data unit. Okay, PDUs are used for peer to peer contact between corresponding layers. Data is handled by the top 3 layers. Okay, जो top 3 लेयर है उनके थ्रू डेटा हैंडल किया जाता है. देन सेगमेंटेड बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर. ओके, डेटा को चंक्स में डिवाइड करके उनको सेगमेंटेड बाय जो ट्रांसपोर्ट लेयर करती है वो उसका काम आ जाता है. ठीक है, देन द नेटवर्क लेयर प्लेस्ड इट इनटू पैकेट्स एंड द डेटा लिंक लेयर देन कन्वर्ट्स दिस पैकेट्स इनटू फ्रेम फॉर ट्रांसमिशन. ठीक है, नेटवर्क लेयर क्या करती है, एक रूट डिफाइन करती है, देन उसके बाद में उनको पैकेट्स में डिवाइड करके डेटा लिंक के पास भेज देती है. अब डेटा लिंक क्या करता है कि उसको कन्वर्ट करता है, उन पैकेट्स को कन्वर्ट करता है छोटे छोटे फ्रेम्स में, ताकि ट्रांसमिशन ईजी हो पाए. ठीक है, उसके बाद में फिजिकल लेयर का क्या काम होता है, फिजिकल लेयर कन्वर्ट्स इट इनटू बिट्स. ओके, अब उन फ्रेम्स को और
छोटा किया जाता है, उनको बिट्स में कन्वर्ट किया जाता है एंड सेंड इट आउट ओवर द मीडिया। ठीक है, द रिसीविंग कंप्यूटर रिवर्स दिस प्रोसेस यूजिंग द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन पीडीयू। लाइक पूरा ओएस मॉडल एक तरफ जिस यूज़र ने भेजा उस तरफ से फॉलो हुआ, अब जिस तरफ रिसीव होगा, ठीक है, उस तरफ भी पूरा वैसा ही मॉडल फॉलो होगा। तो ये सारी चीज़ें थी, बहुत लाइक इजी बोल सकते हो, थोड़ा बहुत शुरू शुरू में लगेगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक बार आप पढ़ लोगे तो या वेरी इजी फॉर यू गाइस। ओके, सो या देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि ओएसआई मॉडल वर्सेस साइबर सिक्योरिटी। कि ओएसआई मॉडल जो है, जो इसकी सातों लेयर है, उन सातों लेयर पे कौन कौन से अटैक होते हैं। ठीक है, फटाक से एक ब्रीफली व्यू देख लेते हैं कि कौन कौन से अटैक हो रहे होते हैं उन पे। ठीक है, फिज़िकल लेयर, ठीक है, फिज़िकल लेयर के ऊपर कौन कौन से अटैक होते हैं। साइड चैनल अटैक। ठीक है, वेन एवर डेटा सेशंस आर गोइंग ऑन दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेशन एल्गोरिदम। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी सिक्योरिटी एल्गोरिदम, एंड इन दिस एल्गोरिदम वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ की। तो देखो, जो अटैकर है, लाइक जब हैकिंग करते हैं तो हम टारगेट किस चीज़ पे करते हैं कि जो एल्गोरिदम ट्रांसफ़र हो रहा है, डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, अपना टारगेटेड डेटा होता है, ठीक है, उसको ओपन करने के लिए लेकिन हमको की रिक्वायरमेंट होगी कि लाइक उसको इंक्रिप्ट या उसको डिक्रिप्ट करने के लिए, जो इंक्रिप्टेड डेटा है उसको डिक्रिप्ट करने के लिए हमको की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि हमारे पास नहीं है। दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अटैक। ठीक है, एंड गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कीज बाय अटैकिंग दिस एल्गोरिदम। So they are focusing on other details that are associated with that algorithm. Example, a algorithm is running on the device. There will be some electromagnetic radiation would be produced, some heat and light would be produced or generated. Some kind of sound will be made. Power consumption of the devices can be higher or lower. All these parameters आर नोन एज साइड चैनल रेदर देन द फोकसिंग ऑन द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हम जो मेन इन्फॉर्मेशन, हमें जिस चीज़ के लिए हम अटैक कर रहे हैं, हम उस पर ध्यान ना देते हुए और चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, उसको हम बोलते हैं साइड चैनल अटैक। ठीक है, दे आर पासिंग थ्रू द डिवाइसेस। ठीक है, दे आर फोकसिंग ऑन दिस एडिशनल पैरामीटर्स, सो दिस नोन एज साइड चैनल अटैक। ओके, so you are not interested in software based attack, you are trying to implement hardware based attack. These are lot of side channel attack are available. Example, one of them is cold boot attack. अब cold boot attack क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ओके, उससे पहले एक चीज़, बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। दिस अटैक इन्वॉल्व्स रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड दिस इज मेन मेमोरी इन आवर डिवाइस डेट इज volatile in nature. Okay, up till now all of we assume that RAM is volatile in nature, but back in 2017 security researchers find out that the RAM is volatile only till certain temperature, जो कि क्या टेम्परेचर है, -45 डिग्री के ऊपर ही ये चीज़ रैम जो है वो वोलेटाइल इन नेचर रहती है। ठीक है, जो -45 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे रैम को अगर जिस टेम्परेचर पे अगर रैम को ले जाया जाए तो उस पे उसका जो डेटा जिस स्टेट में वो पहले थी उसी स्टेट में रहेगी। ओके, इट्स मीन दैट द एवरीथिंग वाज देयर इन रैम बिफोर यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर विल रिमेन सेम। ठीक है, ये होता है साइड चैनल का एक छोटा सा एग्जांपल था, कोल्ड बूट अटैक। देखो इसको मेनली कहाँ काम में आता, कब काम में आता है, लाइक कोई अटैकर रंगे हाथों मान लो कि पकड़ा गया। ठीक है, अब उसका कंप्यूटर सामने रखा हुआ है, उसका लैपटॉप सामने रखा हुआ है, तो जो सिक्योरिटी टीम है, जो फोरेंसिक टीम है, वो क्या करती है, तुरंत उसकी रैम को एक कूलिंग स्प्रे आता है उससे उसको कूल डाउन करेगी। ठीक है, देन उसको -45 डिग्री तक सेल्सियस तक उसको ले जाया जाएगा। देन वहाँ से उस रैम को कैरी करके अपने फोरेंसिक लैब में जाएंगे, और जहाँ पर जो जो भी उसके डिवाइसेस में जिसा वो काम कर रहा था, क्या चीज़ थी। ठीक है, ताकि डेटा जो जब उसका जैसा लैपटॉप था जिस स्टेट में था, और जब वो फोरेंसिक लैब में उस चीज़ को यूज़ करेंगे तो वो उसी स्टेट में रहे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। सो यही थी कि यू कैन यूज़ दिस रिट्रीव सम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, लाइक जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके थ्रू
आप उसको रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है। सो आगे बढ़े तो डेटा लिंक लेयर के बारे में आता है, ठीक है। डेटा लिंक के ऊपर कौन कौन से अटैक होते हैं। एक चीज़, ये डेटा लिंक लेयर के बात बताने से पहले मैं आपको आपका होमवर्क बता देता हूँ, ठीक है, कि आपका होमवर्क क्या है। आपका होमवर्क है रिसर्च अबाउट कॉमन अटैक्स, ठीक। अब मैं इतने सारे अटैक्स के बारे में बता रहा हूँ, तो आपको क्या करना है कि जो जितने भी कॉमन अटैक्स है, ठीक है, जो उनके बारे में आपको रिसर्च करनी है, ठीक है, और उनके बारे में जानना है कि वो कैसे काम करते हैं। और अगर सोर्स की बात करें तो आप गूगल कर सकते हो, गूगल पे आर्टिकल पढ़ सकते हो, या चैट जीपीटी पढ़ सकते हो। चैट जीपीटी पे सिंपल प्रॉम्प्ट डालो कि कॉमन अटैक्स कौन कौन से होते हैं साइबर सिक्योरिटी फील्ड में और कैसे वो परफॉर्म किए जाते हैं, तो वो आपको बिल्कुल बता देगा। या फिर डीप सीक कर सकते हो, ठीक है। सो ये आपका टास्क है आज का, ठीक है। अब आते हैं डेटा लिंक लेयर पे, ठीक है। डेटा लिंक लेयर पे जो अटैक होते हैं उसमें से जो कॉमन अटैक है वो मैक स्पूफिंग, ARP स्पूफिंग, फ्रेम स्पूफिंग, मैक फ्लडिंग, VLN VLAN hopping, man in the middle attack, denial of service like DOS अटैक, DDoS अटैक, जैमिंग, ओके, सिग्नल जाम कर देते वो वाला अटैक। उसके बाद में स्विच स्पूफिंग, इथरनेट फ्रेम मैनिपुलेशन, VLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क अटैक, ठीक है। ये सारे अटैक्स डेटा लिंक लेयर में आते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेटवर्क लेयर के अंदर कौन कौन से अटैक आते हैं। IP स्पूफिंग, उसके बाद में BGP हाईजैकिंग, उसके बाद मैन इन द मिडिल वही MITM अटैक, पिंग ऑफ डेथ, स्मर्फ अटैक, टीयर ड्रॉप अटैक, IP फ्लड अटैक, DNS स्पूफिंग एंड IP फ्रेगमेंटेशन अटैक, राउटिंग प्रोटोकॉल एक्सप्लॉइट्स, ठीक है। जो हमारी अगली लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके अंदर कौन कौन से अटैक आते हैं। TCP सिन फ्लड, TCP सेशन हाईजैकिंग, TCP सीक्वेंस नंबर प्रेडिक्शन, TCP RST विच इज़ रेस्ट अटैक, TCP UDP पोर्ट स्कैन जो कि Nmap के थ्रू किया जाता है, UDP फ्लड अटैक, DNS एम्प्लीफिकेशन अटैक, ACK फ्लड लाइक ACK। ये चीज़ें कब यूज़ होती है जब 3 वे हैंडशेक हम फॉलो करते हैं, ठीक है, कनेक्शन बिठाने के लिए, तो तब ये चीज़ें होती है, तब उस पर जो अटैक किया जाता है उसको ACK फ्लड अटैक बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में TCP विंडो साइज अटैक, फायरवॉल इवेजन टेक्निक, ठीक है, फायरवॉल को तोड़ना, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर में आती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सेशन लेयर के अंदर कौन कौन से अटैक्स आते हैं। सेशन हाईजैकिंग, उसके बाद में जी सेशन फिक्सेशन अटैक, सेशन रिप्ले अटैक, डोस अटैक, उसके बाद में सेशन टाइम आउट और फ्लडिंग अटैक, एक्सप्लोइटेशन ऑफ सेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, CSRF, क्रेडेंशियल स्टफिंग अटैक, सेशन टोकन स्नैफिंग, देन बफर ओवरफ्लो अटैक्स ऑन सेशन लेयर प्रोटोकॉल्स, सेशन स्टेट मैनिपुलेशन, ऑथेंटिकेशन बाईपास, ठीक है। ये कुछ कॉमन अटैक है सेशन लेयर के। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर जो मेनली अटैक्स होते हैं लाइक SSL TLS स्ट्राइपिंग, जो SSL TLS सर्टिफिकेट स्पूफिंग जो होती है वो एक अटैक है, ठीक है। उसके बाद में डेटा इंजेक्शन अटैक्स, इंक्रिप्शन वीकनेसेस और फ्लो एक्सप्लॉइटेशन, डेटा करप्शन मॉडिफिकेशन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, इनकोडिंग डिकोडिंग वल्नरेबिलिटीज़, फजिंग अटैक, की मैनेजमेंट एंड वीक की जनरेशन, ठीक है। उसके बाद फाइनल एप्लीकेशन लेयर पे कौन कौन से अटैक होते हैं। SQL इंजेक्शन, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, कमांड इंजेक्शन। कमांड इंजेक्शन लाइक आप कोई वेबसाइट को वेबसाइट वनलेबर है और आपको लाइक कोई कमांड इंजेक्ट का आप कमांड इंजेक्शन के थ्रू लाइक आपको एक ऐसी वल्नरेबिलिटी मिली है जिसके थ्रू जहाँ से आप डेटा एक्सेस कर सकते हो कमांड देके, उसको हम कमांड इंजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पर आप कमांड देके उसका डेटा ले लेते हो। फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटीज, सेशन हाईजैकिंग एंड सेशन फिक्सेशन, ब्रूट फोर्स अटैक, फिशिंग एंड डायरेक्टरी ट्रेवर्सल, जीरो डे एक्सप्लॉइट्स, malware and ransomware attacks, API security vulnerabilities, privilege escalation, social engineering attacks। तो जैसे ransomware अटैक है तो इसमें क्या होता है कि जो अटैकर है वो आपके कंप्यूटर डिवाइस में मालवेयर इंस्टॉल कर देते हैं जो कि आपके डेटा को
कैप्चर कर लेता है, ठीक है, हड़प लेता है, ठीक है, उसके बाद में वो उस चीज़ को, उस डेटा को वापस लौटाने के लिए आपसे रैंसम डिमांड करता है, ठीक है। आपको पैसे देने पड़ेंगे, देन जाके आपका डेटा आपको मिलेगा। और बहुत सारी बार डेटा भी नहीं मिलता, ठीक है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है अटैकर्स के द्वारा। तो ये चीज़ है रैंसम अटैक, इसको बोला जाता है, ठीक है। आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेटा चल जाता है। बाकी आ, आपका जो टास्क है आपको ये तो परफॉर्म करना ही है, ठीक है, ताकि आप और भी डीप में इन चीज़ों को सीखो, ठीक है, आपके और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और बस यही आज के लिए इतना ही था, ठीक है। आई होप कि यार आपको मज़ा आया होगा। और अगर आपको ये चीज़ थ्योरी थी, बिल्कुल मैं मानता हूँ थ्योरी थी, और मैंने सारी थ्योरी लाइक इस वे में इस वे में आपको डिलीवर करी है कि आप उनको खुद एक बार पढ़ के खुद समझ सकते हो, ठीक है। सो यही था आज के लिए। बाकी आज का ये 5वां दिन है और ये काफ़ी बड़ी वीडियो हो चुकी है, ठीक है। हाँ, सो यह कोई दिक्कत नहीं है, आप मेहनत करते रहिए, ठीक है, इसी तरह, और ग्रो करते रहिए, ठीक है। यस, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।